आज हम लोग हिटलर के होलोकॉस्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एथिक्स की तैयारी करते हैं, पर हिटलर की स्टोरी जो कि एथिक्स का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बनता है। स्पेशली एथिकल इश्यूज़ उसमें एथिकल फेलियर्स क्या-क्या हुए, डायलेमास क्या-क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या-क्या थे, उनको एज़ एन एग्ज़ाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर लोगों को हिटलर का जो पूरा स्टोरी है, जो इंसिडेंट्स हुए थे, उनका पता ही नहीं होता है, उनके नाम आपको कुछ नहीं पता होता है। तो स्पेशली मैंने उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बनाने का सोचा कि इसमें हम हिटलर के क्या-क्या जो कारनामे थे, जो उसके अम, होलोकॉस्ट में उसने किए, जितने ज्यूज़ मारे, किस तरीके से उसने किया, क्या-क्या लॉज़ बनाए, उसकी एक पूरी हम लिस्ट वाइज़, क्रोनोलॉजी वाइज़ हम इसको देखते जाएँगे ताकि आपको पता चले क्या-क्या हुआ था, एथिकल इश्यूज़ क्या-क्या थे और कहाँ-कहाँ पे आप इसको एज़ एन एग्ज़ाम्पल यूज़ कर सकते हो। बाय द वे एथिक्स का बैच अभी चल रहा है, जो प्रेज़ेंट वाला है। नेक्स्ट बैच 3 फ़रवरी को शुरू होगा। अगर आप में से कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और एथिक्स की स्पेशली प्रिपरेशन करने वाला है, तो 20 दिनों का ये क्लास होता है, 20 क्लासेस होते हैं, 3 घंटे के क्लासेस होते हैं। एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकी की डिस्कशंस हम वहीं पे कर सकते हैं। ओके, तो कमिंग बैक टू द वीडियो, द होलोकॉस्ट एंड एथिकल फेलियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ये है टॉपिक आज के वीडियो का। तो पहले क्या हुआ देखते हैं। सबसे पहले हिटलर का राइज और नाज़ी आइडियोलॉजी, जो हिटलर का जो नाज़ी आइडियोलॉजी था, उसका राइज होता है। हिटलर भी चांसलर बनता है जर्मनी का। तो अडोल्फ हिटलर चांसलर बनते हैं 1933 में और टोटलिटेरियन रेजिम अपना एस्टैब्लिश करते हैं। टोटलिटेरियन रेजिम मतलब एक व्यक्ति होगा या कुछ 2-4 पावरफुल लोग होंगे, उन्हीं के हाथ में सत्ता होगी। सीवियर प्रोपेगेंडा होगा, सीवियर सर्वेलेंस होगा और लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा। हर चीज़ के ऊपर उनके पब्लिक लाइफ, उनके प्राइवेट लाइफ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, हर चीज़ के ऊपर सरकार का एक तरीके से कब्ज़ा होगा। इसको टोटलिटेरियन रेजिम बोलते हैं, जैसे चाइना का है आज का। तो उस वक़्त हिटलर का 1933 में उसका टोटलिटेरियन रेजिम शुरू होता है। 2 साल बाद उसने न्यूरम्बर्ग लॉज़ बनाए, जिसमें ज्यूज़ को जर्मन सिटीज़नशिप से निकाल दिया जाता है। इंटर मैरेजेस अगर होती हैं जर्मन और ज्यूज़ की, तो उसको बैन कर दिया जाता है और सिविल राइट्स पे काफ़ी रोक लगा दी जाती है। हिटलर की बुक आती है मेन काम्फ, जिसका मतलब है मेरी कहानी, माई स्टोरी। उसमें उसके एंटी सेमेटिक वर्ल्ड व्यू को दर्शाया जाता है। एंटी सेमेटिक मतलब ज्यूज़ के अगेंस्ट, एंटी ज्यू। ज्यूज़ के अगेंस्ट अगर आप कुछ काम करते हो, बोलते हो, तो उसको एंटी सेमेटिक बोलते हैं। इस टाइप की विचारधारा को एंटी सेमिटिज़्म बोलते हैं। तो एंटी सेमेटिक वर्ल्ड व्यू हिटलर ने अपना रखा मेन काम्फ में और अपना जो उसका जो सो कॉल्ड जर्मन लोग हैं, प्योर ब्रीड के, जो ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज़ होती हैं, उनको आर्यन कहा उसने और उसको आर्यन सुप्रीमेसी का दर्जा दिया कि आर्यन्स सुप्रीम होते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू ज्यूज़, कंपेयर टू रोमा रोमा लोग जो हैं, जो जिप्सी लोग हैं, उनके वहाँ के जो घूम-घूम के खाते हैं, उनकी रेस अलग होती है। तो उनको भी इन्फीरियर कह दिया, ब्लैक्स को इन्फीरियर कह दिया, ज्यूज़ को इन्फीरियर कह दिया। सिर्फ़ वही सबसे श्रेष्ठ ह्यूमन है अपने आप को और अपनी जो प्योर जर्मन ब्रीड जिसको वो बोलते थे कि फेयर स्किन होगा, टॉल होगा, नैरो नोज़ होगा उनका, ब्लॉन्ड बाल होंगे मतलब ब्राउनिश बाल होंगे और ब्लू आइज़ होंगी, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसने दिए थे। उनको सुपीरियर माना। तो नाज़ी प्रमोटेड स्यूडो साइंटिफिक रेसिज़्म, इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं थी, अपना ही मनगढ़ंत उसने एक रेस का आइडियोलॉजी बनाया। उसमें ज्यूज़ को, रोमानी लोगों को सब ह्यूमन कैटेगरी में रखा। यूंटरमेंश मतलब छोटा व्यक्ति, सब ह्यूमन है, नॉर्मल सिर्फ़ ह्यूमन की कैटेगरी में आर्यन्स आते हैं, बाकी सब जो है ये सब ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं, इंसान की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक तरीके से जैसे बनमानुष की कैटेगरी में डाल दिया, सब ह्यूमन। जर्मनी में उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप था, पैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अनएम्प्लॉयमेंट था। इन सब की ज़िम्मेदारी जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 की जो ह्यूमिलिएशन हार हुई थी, उसके बाद जो उनकी ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज़ थी, उसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे ह्यूमिलिएटिंग सैंक्शंस लगा दिए गए थे। तो इन सब के ज़िम्मेदार उसने ज्यूज़ को बना दिया और इसके बेसिस पे उसने पब्लिक सपोर्ट हासिल किया और अपनी पॉलिसीज़ बनाई। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, क्रिस्टल नाच, इसका मतलब होता है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लासेस। ये एक एक टाइप का अम, खूनी एक काम शुरू कर दिया था ज्यूस के खिलाफ हिटलर ने, ज्यूस को ढूंढ-ढूंढ के मारने का। हुआ क्या था कि एक ज्यूइश टीनेजर था जिसने एक जर्मन डिप्लोमैट को असैसिनेट कर दिया, मार दिया। उसके बाद उसका बदला लेने के लिए हिटलर ने इस टाइप के पोग्रॉम्स, पोग्रॉम्स मतलब ढूँढ-ढूँढ के एक ख़ास तबके के लोगों को मारना, उसने ये पोग्रॉम्स शुरू कर दिया। नवंबर 9th, नवंबर 10th में 1938 में हज़ारों सिनागॉग्स, जो ज्यूज़ के मंदिर होते हैं, उनको नुकसान पहुँचाया गया, घरों को नुकसान पहुँचाया गया, बिज़नेसेस को नुकसान पहुँचाया गया और 30,000 ज्यूज़ को अरेस्ट कर लिया गया।
इस कारनामे के बाद। सो दिस इवन मार्क्ड द टर्निंग पॉइंट। इसके बाद तो जैसे उसको फ्री हैंड मिल गया, खुला राज मिल गया, जितना मारो, एक बहाना मिल गया कि ज्यूइश जो हैं वो जर्मनी के लिए ठीक नहीं है, वो मारना चालू करते हैं। और इसके बाद से बिल्कुल नाज़ी जो सरकार थी जर्मनी की, वो ज्यूज़ का एक तरीके से मर्डर करना शुरू कर देती है। पहले तो सिर्फ़ रिस्ट्रिक्शंस थे कि सिविल राइट्स नहीं होगा, सिटिज़नशिप नहीं होगा, सेकंड क्लास सिटिज़न बन जाएँगे। बट इसके बाद तो ढूँढ-ढूँढ के मारना शुरू कर दिया। तो शिफ्टिंग नाज़ी पॉलिसीज़ फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन टू ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। पहले तो सिर्फ़ भेदभाव होता था, अब तो वायलेंस पे उतर आए। इंश्योरेंस कंपनीज़ जो थे जिन्होंने इन ज्यूज़ के घरों को, दुकानों को इंश्योर किया हुआ था, इन्होंने पैसा तो दिया डैमेजेस के, पर विक्टिम्स को नहीं दिया, सरकार को दिया, हिटलर को देने पड़ गए, उसकी नाज़ी गवर्नमेंट को देनी पड़ गई और लोगों के हाथ कुछ नहीं आया। तो इट सेंट शॉक वेव्स अक्रॉस द वर्ल्ड बट इंटरनेशनल रिस्पॉन्स रिमेन म्यूटेड। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो बाकी की दुनिया थी वो हिटलर को बर्दाश्त कर रही थी। उसने हिटलर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया डिस्पाइट वो इतना अत्याचार कर रहा था। थर्ड पॉइंट है गेस्टापो। गेस्टापो है हिटलर की एक सीक्रेट पुलिस थी जो ज्यूस को ढूंढती थी और उनको सजा देती थी। गेस्टापो इसका फुल फॉर्म है गेहेम स्टाट्सपोलिज़ei। ये नाज़ियों की अपनी एक पुलिस थी। एक तो जर्मनी की सरकारी पुलिस थी, ये उनकी पार्टी की पुलिस थी, सीक्रेट पुलिस थी। इसका जो हेड था उसका नाम था हेनरिच हिमलर। हेनरिच हिमलर। दे सर्वेड, अरेस्टेड एंड टॉर्चर्ड पॉलिटिकल डिसेंट्स, ज्यूज़ एंड अदर्स। ये जितने भी उनके सरकार का विरोध करते थे, उनको सर्वे करते थे, ढूँढते थे कहाँ पे छुपे हैं, अरेस्ट करते थे और टॉर्चर करते थे। सिटिज़न्स वर एनकरेज्ड टू रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज़। बाकी जो नॉर्मल जर्मन्स थे, उनको एनकरेज किया जाता था कि आप बताओ कहीं पे अगर कुछ हो रहा है तो। व्हिच लेड टू मिसट्रस्ट, बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट उससे बढ़ गया। गेस्टापो के मेथड्स जो थे वो काफ़ी ब्रूटल थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल के एक तरीके से इंटरोगेट करना, अत्याचार करना लोगों पे। डाचाऊ नाम का एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था जो गेस्टापो का एक बहुत ही बदनाम कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, डाचाऊ। देयर पावर ग्रू अनचेक्ड विथ फियर पैरालाइजिंग रेजिस्टेंस अमंग ऑर्डिनरी जर्मन। इतना डर बैठ गया था कि बाकी जो जर्मन्स थे, किसी में ये हिम्मत ही नहीं रहा कि इसको रेजिस्ट करे, इसको किसी तरीके से विरोध करे। उसके बाद 1942 में हिटलर के जो मेन लीडर्स थे, हिटलर भी, ये एक मीटिंग करते हैं, वानसी कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जिसमें फाइनल सॉल्यूशन की बात की गई थी कि फाइनल सॉल्यूशन क्या है, ये जो ज्यूज़ का प्रॉब्लम जर्मनी में है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सारे ज्यूज़ को पकड़ो और मार दो। ये उनका फाइनल सॉल्यूशन था। तो हाई रैंकिंग नाज़ी ये जो जनवरी 20, 1942 को मिलते हैं और ये प्लान डिवाइस करते हैं फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूइश क्वेश्चन। इसमें जो मेन लोग थे, राइनहार्ड हाइड्रिच, एडोल्फ आइचमैन, ये स्पीयरहेड कर रहे थे इस इनिशिएटिव को, मास एक्सटर्मिनेशन जो इनका इनिशिएटिव होने वाला था। इसमें क्या करते थे ये लोग कि ये ज्यूज़ को डिपोर्ट करेंगे, ये ज्यूज़ को ये बोलेंगे कि हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पे रहेंगे। तो काफ़ी टाइम ज्यूज़ को लगता था कि अच्छा दूसरी जगह जा रहे हैं, ये लोग अपना सामान-वामान बाँध के अटैची में भर के लेके जाते थे, जबकि इनको पता ही नहीं होता था कि इनको मारने के लिए भेजा जा रहा है एक जगह पे। इनको लग रहा था कि नई जगह जा रहे हैं, ट्रेन में भर-भर के ज्यूज़ जा रहे हैं, बट एक्चुअली उनको मारने के लिए ही भेज रहे थे। द प्लान इन्वॉल्व्ड डिपोर्टिंग ज्यूज़ टू डेथ कैंप्स। ईस्टर्न यूरोप में इन्होंने डेथ कैंप्स बनाया था, जो सबसे फेमस है उसका नाम है ऑस्विच। ऑस्विच में ये सीधा नहीं बोलते थे कि हम मारने वाले हैं, ये बोलते थे स्पेशल ट्रीटमेंट, ये यूफेमिज़्म यूज़ करते थे। यूफेमिज़्म मतलब बोलना कुछ और करना कुछ। तो बोलते थे स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, जबकि वो क्या था, वो सिर्फ़ जिनोसाइड था। तो ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी टर्न्ड मास मर्डर इनटू अ चिलिंगली सिस्टमैटिक प्रोसेस। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मास मर्डर किया ज्यूज़ का। उनको पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। ऑश्विट्ज़ जो डेवलप किया था, ऑश्विट्ज़ फैक्ट्री ऑफ डेथ बोलते थे इसको जो डेवलप किया था, इसकी कैपेसिटी इतनी थी, ये दिन में 12,000 लोगों को मार सकता था गैस से। एक ज़हरीला गैस देते थे, उससे लोगों को मारा जाता था। विक्टिम वर डिसीव्ड विथ प्रोमिसेस ऑफ रीसेटलमेंट इवन ब्रिंगिंग बिलोंगिंग्स। इनको डिसीव किए, बोलते थे रीसेटलमेंट के लिए लेके जा रहे हैं और वो अपना सामान भी लेके आते थे। इनको क्या पता, अगर किसी को पता है कि वो मरने वाला, सामान वामान बांध के थोड़ा ना लाएगा, तो ये सामान बांध के लाते थे, सोचते थे कोई नया घर मिलेगा। बट वहां पे क्या करते थे, ये गैस छोड़ते थे, ज़ाइक्लोन बी गैस, टू एग्जीक्यूट द प्रिजनर्स, मारने के लिए। इनको बोलते थे कि अच्छा एक रूम में जाओ, वहां पे आपको नहाना है, तो शावर में भेजते थे, बाथरूम के अंदर शावर में भेजते थे और वहां पे इस गैस को छोड़ा जाता था। वो जो बाथरूम के डोर्स होते थे वो सील्ड होता था, एयर टाइट होता था और वहां पे उन गैसेस को छोड़ा जाता था और लोग घुसते तो थे नहाने, मगर फिर वहां से जिंदा वापस नहीं आते थे। सिलेक्शन किया जाता था, कुछ लोग होते थे जो सिलेक्ट करते थे कि किसको तुरंत मार दिया जाए और किसको फोर्स्ड लेबर में डाल दिया जाए, कि जो अगर हट्टा-कट्टा सा है, शरीर अच्छा है, तो सीधा-सीधा मारने के बजाय पहले उससे काम करवाओ। कुछ काम करवाओ, फोर्स्ड लेबर करो, जब वो कमज़ोर हो जाए या तो ऐसे ही भूख से मर जाएगा, बीमारी से मर जाएगा, या तो फिर उसको इस तरीके से गैस चेंबर में डाल के मार दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑस्विच था, इसने अकेले 11 लाख लोगों को मारा। 1.1 मिलियन पीपल, जिसमें से ज़्यादातर ज्यूज़ थे।
इसमें कुछ जर्मन कंपनीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे आईजी फार्बन है, ये कंपनी था जो ज़ाइक्लोन बी गैस प्रोड्यूस करता था और ये इन लोगों का फ़ोर्स्ड लेबर भी यूज़ करता था, जो ज्यूज़ लोगों के फ़ोर्स्ड लेबर था, वो भी ये कंपनी यूज़ करती थी। तो बहुत सारे कंपनीज़ भी जर्मनी नाज़ी गवर्नमेंट का साथ दे रही थी। ऑर्डिनरी सिटिज़न्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स थे, ट्रेन के कंडक्टर्स थे, जो ज्यूज़ को मारने में उन्होंने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। सिर्फ़ जर्मनी की सरकार नहीं थी, सिर्फ़ आर्मी वाले नहीं थे नाज़ी वाले, नॉर्मल लोग भी काफ़ी साथ दिया था जर्मनी के नाज़ी गवर्नमेंट को। लोकल कोलैबोरेटर्स थे, दूसरे देशों से ऑक्यूपाइड कंट्रीज़ से, जैसे फ्रांस का एक एरिया था वाइकी रेजिम, ये एक वहाँ की एक कठपुतली टाइप की सरकार थी, वाइकी रेजिम। वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी उनके जो लोकल कोलैबोरेटर्स थे, उन्होंने भी नाज़ियों का काफ़ी साथ दिया था। प्रोपेगेंडा पेंटेड ज्यूज़ एज़ स्केपगोट, हर चीज़ का ज़िम्मेदार एक तरीके से बलि का बकरा बनाया जाता था ज्यूज़ को, कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो। इसके वजह से पूरे रीजन में ज्यूज़ के प्रति एक नफ़रत भर गई थी। सरकार ने अपने तंत्र को, अपने मीडिया को यूज़ करके ज्यूज़ के खिलाफ इतना ज़्यादा ज़हर घोल दिया था कि लोग उन्हीं को हर चीज़ का ज़िम्मेदार भी मानते थे, इसीलिए किसी का हाथ नहीं काँपता था ज्यूज़ को मारने के पहले। इतना ज़्यादा ये होता है पावर प्रोपेगेंडा का। उसके बाद मॉरल डायलेमा अरोज़, रेजिस्टेंस मेंट रिस्किंग डेथ व्हाइल कंप्लायंस एन्श्योर्ड सर्वाइवल। जो लोग अगर सोचते भी थे कि कुछ हम रेज़िस्ट करें, कुछ इसका विरोध करें, उसका मतलब था डेथ, सर्टेन डेथ, आपको मरना ही होगा फिर। और अगर आप चुपचाप बात मानोगे हिटलर की और ज्यूज़ को मारने में हेल्प करोगे, तो आपका एक सर्वाइवल एन्श्योर हो जाता है। तो ये एक मॉरल डिलेमा सिचुएशन था, क्या करें? सर्वाइवल के लिए उसकी गलत बातों को मानें या विरोध करें और अपनी मौत बुला लें? तो ये एक मॉरल डायलेमा सिचुएशन बन गया था। जो 7th पॉइंट है, वो है ज्यूइश रेजिस्टेंस का। कुछ ज्यूइश लोगों ने ट्राई करा था इसका रेजिस्टेंस करने के लिए। जैसे एक है वॉर्सो गेटो अपराइजिंग 1943 में 13,000 ज्यूज़ इकट्ठा होते हैं जो नाज़ी फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हैं। मगर उनके पास हथियारों की कमी थी, लिमिटेड वेपन्स थे, इंटेलिजेंस की कमी थी, मतलब इन्फॉर्मेशन की कमी थी। तो बहुत ही मुश्किल से वो लड़ पाते नाज़ियों के खिलाफ। इन सोबिबोर 300 prisoners escaped in a daring revolt with many killed but some surviving। 300 प्रिजनर्स जो थे वो कंसंट्रेशन कैंप से भागने की चेष्टा किए और उसमें से काफ़ी लोग मारे भी गए, मगर कुछ लोगों ने सर्वाइव भी किया। तो ये भी एक सेकंड स्टोरी है जहाँ पे ये बचने की कोशिश करते हैं, रेज़िस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कुछ ग्रुप्स बनते हैं, जैसे बेल्स्की पार्टिशन फॉर्म्ड इन ईस्टर्न यूरोप सेविंग ओवर 1200 ज्यूज़, 1200 ज्यूज़ की जान बचाई। इस टाइप के ग्रुप्स हैं जो ईस्टर्न यूरोप में बनी। रेजिस्टेंस ऑफन केम एट अ ग्रेट पर्सनल कॉस्ट। अगर आप रेजिस्ट करते हो तो आपके पूरी फैमिलीज़ को भी पनिश किया जाएगा, एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा। जो आजकल हम नॉर्थ कोरिया में सुनते हैं ना, कुछ वैसा ही था। उसके बाद दीज़ एक्ट्स सिंबलाइज़ करेज एंड मॉरल रेजिस्टेंस इन फेस ऑफ डिस्पायर। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं रेजिस्टेंस के, किस तरीके से लोगों ने रेजिस्ट करने का सोचा। फिर द एलाइड रिस्पॉन्स एंड लिबरेशन। बहुत बाद में जाके जो एलाइड फोर्सेस हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, फ्रांस तो खैर कब्ज़ा हो गया था। इन लोगों का नींद खुलता है, ये सोचते हैं कि कुछ करते हैं। तो एलाइड न्यू ऑफ द होलोकॉस्ट बाय 1942 बट फोकस्ड ऑन मिलिट्री प्रायोरिटीज़। वो नाज़ी के सोल्जर्स को हराने में ज़्यादा व्यस्त थे, ये ना कि उनके होलोकॉस्ट को रोका जाए, जो सिविलियन एट्रोसिटीज़ हो रहा है उसको रोका जाए, उसके बजाय वो मिलिट्री कामों में ही फ़ोकस करते रहे। ऑस्विच को फाइनली छुड़ाया गया बाय द सोवियत आर्मी जनवरी 1945 में। तब जाके दुनिया को पता लगा कि कितना ज़्यादा अत्याचार किया गया है ज्यूज़ पे। जब वो रेड आर्मी घुसती है और उसके फुटेजेज़, उसके फ़ोटोज़ भी हैं कि लोगों की हालत देख के पूरी दुनिया दहल जाती है। उसपे मूवीज़ भी बनी हैं काफ़ी सारी। ऑस्विच को जब खोला गया और पहली बार रेड आर्मी घुसी, पहली बार दुनिया को पता लगा, उसपे मूवीज़ भी काफ़ी बनी हैं। सर्वाइवर रिकाउंटेड एट्रोसिटीज़ एंड फोटोग्राफिक एविडेंस शॉक्ड द ग्लोबल ऑडियंस। डिस्पाइट लिबरेशन मेनी सर्वाइवर्स फेस्ड होमलेसनेस, ट्रॉमा एंड डिस्क्रिमिनेशन। छूट तो गए ये जर्मन से, नाज़ियों से, मगर उसके बाद इनका कोई ठिकाना नहीं रहा। घर चला गया, एक बहुत ज़बरदस्त मेंटल ट्रॉमा से गुज़रे, डिस्क्रिमिनेट भी किया गया बाकी यूरोप में। तो छूटने के बाद, लिबरेट होने के बाद भी कोई जीवन इनका बहुत सुखी नहीं था। डिलेड रिस्पॉन्स रेजेस क्वेश्चन अबाउट मॉरल ऑब्लिगेशन इन वॉर टाइम। ये जो एलाइड फोर्सेस का जो डिलेड रिस्पॉन्स था होलोकॉस्ट के प्रति, वो दिखाता है कि सबसे पहले लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपना बचाव करते हैं, उसके बाद दूसरे की हेल्प करने के लिए आते हैं। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशंस के कुछ क्वेश्चंस उठाता है मॉरल ऑब्लिगेशंस के ऊपर, ये जो डिलेड रिस्पॉन्स हुआ। उसके बाद आता है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में जर्मनी हार जाता है। उसके बाद जो एलाइड फोर्सेस होती हैं वो न्यूरमबर्ग में कोर्ट बिठाती है, ट्रायल्स करती है, और जितने जर्मनी के ऑफिसर्स थे जिन्होंने एट्रोसिटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, हिटलर का साथ दिया था, उनको एक-एक करके सज़ा देना शुरू करती है। इसको बोलते हैं न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, नाज़ी लीडर्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में, जो 1945 से 46 तक चलता है।
चार्जेस बहुत सारे लगाए गए थे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम, वॉर क्राइम्स, जीनोसाइड। इसके जो की फिगर्स थे जैसे गोयरिंग, हिमलर, इनको कॉन्विक्ट भी किया गया, सज़ा भी दिया गया। कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। कुछ जो हैं वो समंदर के रास्ते अर्जेंटीना भाग गए, फिर बाद में इज़राइल उनको ढूँढ-ढूँढ के मारता रहा काफ़ी दिनों तक। तो ये सारी घटनाएँ होती रहीं। ट्रायल्स एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज़। उसके बाद जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज़ बने, इस ट्रायल ने उसकी एक तरीके से नींव रखी थी। Critics argue the trials didn't address systemic complicity among ordinary Germans। अब ऑर्डिनरी जर्मन्स ने भी साथ दिया था नाज़ियों का। ये जो सिस्टमिक कॉम्प्लिसिटी थी, जो सरकार के तरफ से एक तरीके से प्रमोट किया गया कि ऑर्डिनरी जर्मन्स को कहा गया कि आप भी मारो, आप भी साथ दो ज्यूस को मारने में। तो एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ ये बड़े लोग ही ज़िम्मेदार नहीं थे, ऑफिसर ज़िम्मेदार नहीं था। ये ऑर्डिनरी कुछ जर्मन्स भी ज़िम्मेदार थे, मगर इस ट्रायल ने उनका कुछ नहीं किया, वो एक तरीके से छूट गए। बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइप के फ़ायदे उठाए थे ज्यूस की तरफ से। जब प्रॉब्लम में पड़ती है कोई रेस तो आपको पता ही है किस टाइप से लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है। तो उनको कोई सज़ा नहीं मिलती, वो बच जाते हैं। तो ये ट्रायल्स का ये कमी है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स में जिन्होंने कुछ किया था उनको कोई सज़ा नहीं मिली। 10th पॉइंट क्या है, द लेगेसी ऑफ होलोकॉस्ट नेवर अगेन। ये एक स्लोगन बन गया था, नेवर अगेन। तो ये एंटी होलोकॉस्ट, एंटी नाज़िज़्म का मेन स्लोगन बना। होलोकॉस्ट मेमोरियल बनाया गया जैसे याद वाशिम, ताकि लोगों को याद रहे कि कितनी मुश्किल में लोग आ गए थे नाज़ी गवर्नमेंट की वजह से, ज्यूज़ के ऊपर क्या बीती। एजुकेशन इनिशिएटिव शुरू किए गए पूरी दुनिया में ताकि लोग इस एट्रोसिटी को याद रखें। एंटी-सेमिटिज़्म जो ज्यूज़ के खिलाफ नफ़रत है वो आज भी मिलता है, ठीक है? हाइलाइटिंग द ऑनगोइंग स्ट्रगल अगेंस्ट हेट। तो उसके खिलाफ आज भी लोग लड़ते हैं। यूएस में है, यूरोप में है, मुस्लिम वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा है एंटी-सेमिटिज़्म, तो आज भी आपको देखने को मिलेगा। सर्वाइवर्स की टेस्टिमनीज़ आई जैसे एना फ्रैंक जो 13 साल की लड़की थी, वो छुप के रहती थी गेस्टापो से, और वो जब वो छुपी रही तो उसने डायरी में अपने पूरे जो प्रॉब्लम्स उसने झेले, वो सब कुछ उसने लिखा। फिर फैमिली के साथ जो उसको सपोर्ट मिला, फैमिली ने एक-दूसरे का सपोर्ट किया, वो सारी घटनाएँ उसने अपनी डायरी में लिखी। एना फ्रैंक को फिर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। एना फ्रैंक मर जाती हैं, मगर उसकी डायरी मिलती है बाद में, वो पब्लिश होती है और बहुत फेमस होती है उसकी डायरी। उसके बाद ये फ्रेज़ नेवर अगेन ये बड़ा पॉपुलर हो जाता है और इट रिमेन्स अ मॉरल कॉल टू एक्शन अगेंस्ट जीनोसाइड एंड रेसिज़्म। अब देखते हैं इसमें एथिकल लर्निंग्स क्या-क्या हैं ताकि आप इसको प्रॉपर्ली एथिक्स में यूज़ कर सको, यही हमारा पर्पस है। फर्स्ट थिंग इज़ एथिकल इगोइज़्म वर्सेस यूटिलिटेरियनिज़्म। यूटिलिटेरियनिज़्म आपको पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं आप लोगों को। यूटिलिटेरियनिज़्म मतलब होता है मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल। अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आप ऐसा डिसीजन लोगे जिसमें मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम भला होगा, ठीक है? इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियनिज़्म। तो यहाँ पे एक इगोइज़्म वर्सेस यूटिलिटेरियनिज़्म का कॉन्सेप्ट आया था इस पर्टिकुलर केस में। नाज़ी प्रायोरिटाइज्ड आर्यन सुप्रीमेसी, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, सुप्रीम समझते थे। दिस वाज़ इगोइज़्म ओवर कलेक्टिव ह्यूमन वेलफेयर। जो करना चाहिए था सरकार में आने के बाद, सबका कलेक्टिव वेलफेयर करना चाहिए था, उसके बजाय उन्होंने इगोइज़्म को प्राथमिकता दी। दिस वाज़ द केस इन द एंटायर नाज़ी होलोकॉस्ट। एथिकल इगोइज़्म वर्सेस यूटिलिटेरियनिज़्म। सेकंड है डिओन्टोलॉजी एंड मॉरल ड्यूटी। डिओन्टोलॉजी एंड मॉरल ड्यूटी। डिओन्टोलॉजी मतलब रूल बेस्ड काम, जो लॉ में है, जो रूल में है, वो करना है आपको। तो रेजिस्टेंस फाइटर जो रेजिस्ट कर रहे थे ज्यूज़, अपहेल्ड डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स। उनके जो डिओन्टोलॉजी लॉ में ये कहा ही गया है कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो आपको उसको विरोध करना चाहिए। तो वो अपने डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स में बने रहे। दे अपहेल्ड देयर डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस डिस्पाइट फेटल रिस्क। जान जा सकती थी, फिर भी उन्होंने अपने डिओन्टोलॉजिकल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा। थर्ड एक कॉन्सेप्ट आता है बनालिटी ऑफ ईवल। बनालिटी ऑफ ईवल एक कॉन्सेप्ट है हैना अम, हैना एरेंट का। ये एक फीमेल पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका ये मानना था, इनका इनका ही दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है बनालिटी ऑफ ईवल, कि नॉर्मली एक इंसान कोई कुछ भी बुरा करने से पहले झिझकता है। उसका जो अपना कॉन्साइंस है, अपना जो विवेक है, वो उसको रोकता है। पर अगर वो ऑर्डर ऊपर से आए, किसी ऊपर की अथॉरिटी ने आपको ऑर्डर दिया है और आपको पता है कोई इसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने नहीं पड़ेंगे, तो आप वो गलत काम करने लग जाओगे, रिलेटिवली ईज़िली लग जाओगे। अगर खुद से करना होगा तो आप झिझकोगे, बट अगर आपको ऑर्डर दिया जाए और कॉन्सिक्वेंसेस कोई ना हो, तो आप अपनी मोरालिटी को दबा के वो काम कर लेते हो, ठीक है? इसको बोलते हैं बनालिटी ऑफ ईवल। तो ऑर्डिनरी जर्मन्स जो थे, क्योंकि हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आया था, तो वो ईवल करने लग गए थे, क्योंकि उनको पता है कि हम ऊपर के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और हमारे ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आने वाला। तो जितने भी जर्मन्स को पकड़ा गया न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स में, पूछा कि तुमने क्यों इतने ज्यूज़ को मारे, तुमको बुरा नहीं लगा? तो सबका एक ही रटा-रटाया जवाब था कि हम वी वर अंडर ऑर्डर्स, हमको ऑर्डर मिला था।
यही उनका एकमात्र डिफेंस था। और बाद में इलेक्ट्रिक शॉक वाले एग्ज़ाम्पल्स थे, वो फिर कभी समझेंगे। पर उस एग्ज़ाम्पल से देखने इस एक्सपेरिमेंट से हमें देखने को भी मिला कि एक्चुअली में इंसान के ऊपर अगर ऐसा दबाव अगर ऊपर से ऑर्डर आ जाए और एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, तो इंसान अपना विवेक जो है साइड हटा के वो बुरे काम करने लग जाता है। सो दिस इज़ नोन एज़ बनालिटी ऑफ इविल। ऑर्डिनरी जर्मन exemplify Hannah Arendt's concept where compliance becomes an ethical failure। ठीक है, कंप्लायंस करते हैं, दैट लीड्स टू एथिकल फेलियर। लोग अपना एथिक्स सोचना समझना बंद कर देते हैं क्योंकि ऊपर से आया है ऑर्डर। इसको बोलते हैं एथिकल फेलियर। चौथा जो इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, दैट इज सिस्टमिक ईवल वर्सेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द होलोकॉस्ट शोज हाउ सिस्टम इरोड इंडिविजुअल मॉरल जजमेंट लीडिंग टू मास कॉम्प्लिसिटी। ये जो होलोकॉस्ट हुआ, हमने देखा कि एक सिस्टम अगर पूरा देश का अगर एक तंत्र, सरकारी तंत्र अगर लग जाए, वो किस तरीके से लोगों का मॉरल जजमेंट खत्म कर देता है, इरोड कर देता है, और पूरा जनता जो है उस चीज को मानने लग जाता है। मास कॉम्प्लिसिटी, पूरा मास जो है वो इस चीज को, ऊपर से आया हुआ ऑर्डर को मानना शुरू कर देता है। तो ये सिस्टमिक ईवल वर्सेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सरकार अपने तंत्र लगा दे तो लोग अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब भूल जाते हैं। पांचवा एथिकल इशू इसमें है जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स रिफ्लेक्ट्स कैंथियन रेट्रिब्यूटिव जस्टिस बट आल्सो रेज क्वेश्चंस अबाउट सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। अभी न्यूरमबर्ग ट्रायल्स जो है उसने कैंथियन रेट्रिब्यूटिव एथिक जस्टिस पे काम किया। इमैनुअल कांट का ये कहना था कि जितनी आपने क्राइम की है उतनी आपको सजा मिलनी चाहिए। मतलब काफ़ी टाइम पे सज़ा ऐसे देते हैं ना कि बाकियों को शिक्षा मिले। हम ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा दे देते हैं कि बाकी और फिर कोई जुर्रत ना कर पाए, डेटरेंस क्रिएट करते। इस टाइप की सज़ा नहीं दिया गया। जिसने जितना क्राइम करा है उसको उतना सज़ा मिला है। इसको बोलते हैं कैंथियन रेट्रिब्यूटिव जस्टिस। तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स इसको फॉलो कर रहा था। बट बहुत सारे केसेस इसमें आए अबाउट सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। मतलब अगर 10 लोगों ने क्राइम किया है तो आपने चुन के सिर्फ उसमें से 3 या 4 लोगों को ही सज़ा दी है, जो आपको लगा कि इंपॉर्टेंट लोग हैं, इन्हीं को सज़ा दें, और बाकी जो 6-7 लोग बच गए उनको थोड़ा कम सज़ा मिला या फिर उनको छोड़ दिया गया। तो ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है। सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी आज भी है कि अगर 10 लोगों ने गुनाह किया तो आपने चुन के, शक्ल देख के या कॉन्सिक्वेंसेस समझ के सिर्फ 3-4 लोगों को ही सज़ा दिया, बाकियों को आपने छोड़ दिया, जिसके साथ आपके शायद कनेक्शंस अच्छे थे या आपको लगा कि नहीं इसकी इनसिग्निफिकेंट है, ये 2-4 को देख के ही आपका काम हो जाएगा। तो दैट इज़ नोन एज़ सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। फिर एम्पैथी एंड ह्यूमन डिग्निटी। होलोकॉस्ट में हम देखते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी को किस तरीके से तार-तार किया गया था, इसको पूरी तरीके से बर्बाद किया गया था और लोगों में एम्पैथी की कमी हो गई थी। तो लैक ऑफ एम्पैथी, ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट किया गया एक्शन, अगर इस पे आपको एग्ज़ाम्पल की तरह लिखना है तो होलोकॉस्ट इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल वेयर यू कैन यूज़ इट। द होलोकॉस्ट अंडरस्कोर्स द एथिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रिजर्विंग ह्यूमन डिग्निटी। 7th पार्ट है मॉरल करेज इन एडवर्सिटी। ये जो रेजिस्टेंस की स्टोरी है, ये अगर आप कभी भी रेजिस्टेंस की स्टोरी लिख रहे हो, तो ये जो पहले के जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, उसको आप रेजिस्टेंस की स्टोरी में एज़ एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। स्टोरी ऑफ रेजिस्टेंस हाइलाइट द पावर ऑफ एथिकल करेज अगेंस्ट ओवरवेलमिंग ऑड्स। 8th है ग्लोबल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी दुनिया काफ़ी दिनों तक चुप रही और बहुत बाद में जागी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लोबल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है कि नहीं। अगर वो पहले से जाग गए होते, पहले से हिटलर पे प्रेशर बनाया होता, तो शायद ये कुछ होता ही नहीं। द होलोकॉस्ट एक्सपोजेस द फेलियर ऑफ नेशंस टू एक्ट, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर कलेक्टिव एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर कभी भी ऐसे बड़े चीज़ें कुछ रोकना होता है, तो सबकी एक कलेक्टिव एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दीज आर द 8 एथिकल लर्निंग्स व्हिच यू कैन गेट आउट ऑफ दिस इंसिडेंट। और इंसिडेंट के बारे में आई होप आपको 10 पॉइंट्स, ये 10 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये स्टोरी, हिटलर की स्टोरी, होलोकॉस्ट की स्टोरी, आई होप आपको समझ में आया पूरा, अगर आपने फॉलो किया है तो। और अगर किसी को एथिक्स का बैच जॉइन करना है, दे कैन कॉन्टैक्ट फ्रॉम द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।